अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि बिजनेस लॉ के क्वेश्चन को पेपर के अंदर आपने किस तरह अटेम्प्ट करना है। स्टूडेंट्स, आपको मैं एक बात बताऊं, बिजनेस लॉ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका ही नहीं हमें पता। स्टूडेंट्स को ये तरीके का पता अगर चल जाए ना, तो आप स्टूडेंट्स को याद करने में इतनी ज्यादा इजीनेस हो बिजनेस लॉ के इस सब्जेक्ट को कि आप स्टूडेंट्स कभी भी इस सब्जेक्ट के अंदर फेल ना हो। तो स्टूडेंट्स, एक बात को अंडरस्टैंड आपने करना है। बिजनेस लॉ की बुक ओपन कर लें, जो भी आपके पास बुक है, और ये जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने लगा हूं, आपको लिखने का तरीका, पेपर प्रेजेंटेशन जो मैं आपको बताने लगा हूं, इसको लाजमी फॉलो करें। चाहे आप एक पेज के ऊपर इसको नोट डाउन करें, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको एग्जाम की तो प्रिपरेशन करवाई जाती है, आपको फ्यूचर के बारे में बताया जाता है कि आपको किस किस फील्ड में जाना चाहिए, उस फील्ड के रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको आपके पेपर की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो स्टूडेंट्स देखें, बिजनेस लॉ हमने कितने क्वेश्चन करने हैं? दिए गए 8 क्वेश्चन में से 5 करने हैं हमने, ऐसा ही है। अब देखिएगा, अब मैं बात करने लगा हूं कंट्रैक्ट। आपको पता है ना कि आपके बिजनेस लॉ का जो भी आप जिस मर्जी राइटर की बुक ले लेना, आपको ये पता होना चाहिए कि पहला पोर्शन आपका कंट्रैक्ट से रिलेटेड होता है, फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फिर सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड, फिर कैरियर वाला एक पोर्शन आ जाता है जिसमें रेलवे आ जाता है, कॉमन कैरियर आ जाता है। तो मैं अभी बात करने लगा हूं आपसे कंट्रैक्ट की। अगर आपको कंट्रैक्ट के पोर्शन से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे मिसाल के तौर पर आपको आ जाए असेंशियल ऑफ वैलिड कंट्रैक्ट, असेंशियल ऑफ कंसिडरेशन, असेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस, या असेंशियल ऑफ ऑफर, या इसके अलावा अगर आपको ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट कह दे, अगर आपको डिस्चार्ज ऑफ कंट्रैक्ट कह दे, या आपसे इस कंट्रैक्ट के पोर्शन में कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाए, तो कंट्रैक्ट के पोर्शन से क्वेश्चन आपने किस तरह सोल्व करना है, इस चीज को अंडरस्टैंड करें। देखिए, फर्ज कर लेते हैं, मैं खुद से अज्यूम करता हूं कि मुझे एक क्वेश्चन आया पेपर के अंदर, मुझे वो कहता है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन है मेरे पास, इसको मैंने कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर के अंदर। अब आप स्टूडेंट्स क्या करते हो, रट्टा लगाने बैठ जाते हो, याद करते जाते हो, जिससे आपको कभी भी चीज याद होती ही नहीं। आप इस क्वेश्चन को किस तरह करोगे? सबसे पहले ना, आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। आपने ये आपको आना चाहिए। इंट्रोडक्शन की हेडिंग दोगे पेपर के अंदर ब्लैक मार्कर से। किससे? ब्लैक मार्कर से। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स की ये कंफ्यूजन होती है, अगर हम ब्लैक मार्कर को यूज करेंगे तो वो हमारे पेपर को एक्सपायर कर देगा, वो चेक ही नहीं करेगा कभी भी। ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स, ब्लैक मार्कर आप यूज कर सकते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इस चीज की इजाजत देता है, ठीक है ना। तो ब्लैक मार्कर से हमेशा आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन की हेडिंग लिखनी है, और इसके अंदर आपने अपनी बॉल पेन से 5 लाइनें लिखनी है, सिर्फ 5 लाइनें, ठीक है ना। 5 लाइनें कंट्रैक्ट की आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, कंट्रैक्ट का ही इंट्रोडक्शन लिखना है। अंडरस्टैंड करेंगे? फर्ज करें यहां पे क्वेश्चन आ जाता असेंशियल ऑफ कंसीडरेशन, या असेंशियल ऑफ एक्सेप्टेंस है, या असेंशियल ऑफ ऑफर, तो आप फिर उस चीज का लिखते इंट्रोडक्शन। और फिर इसके बाद देखिएगा, आपने क्या लिखना है, डेफिनेशन की हेडिंग देनी है ब्लैक मार्कर से, इसको अंडरलाइन भी करना है, किससे? ब्लैक मार्कर से ही। और डेफिनेशंस आपने 2 डेफिनेशंस लिखनी है, किसकी? कॉन्ट्रैक्ट की। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, यहां तक तो आपको पता है कि डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन हर स्टूडेंट को पता है कि हमने याद करना ही करना है। अब स्टूडेंट यहां से अंडरस्टैंड अपने बात को करना है। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इस क्वेश्चन की हेडिंग को दोबारा लिख दें तो ठीक है, अदरवाइज आप नंबर 1 ही टाइप से शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। फर्ज करो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो नंबर 1 हमारे पास जो हेडिंग है, वो उसके अंदर आ जाता है कि टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फर्ज करा आ जाता है अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, ठीक है ना। तो वैलिडिटी के अंदर क्या आ जाता है आपको? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। इस तरह के ये 3 आपके पास टाइप्स आती हैं। तो आपने ना फर्ज करें मेन हेडिंग को आपने फिर ब्लैक मार्कर से लिखना है। मेन हेडिंग को मैंने ब्लैक मार्कर से लिख दिया, क्या? अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, ठीक है ना, या टाइप अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। नंबर 1 नीचे आपने छोटा सा नंबर 1 लिखना है रोमन गिनती में। रोमन गिनती आपको ये क्या कहती है? ये ऐसे, ये इसको कहते हैं रोमन गिनती, ठीक है। इसके सामने आपने लिखना है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसकी हेडिंग देनी है किस से? अब ये आपने ब्लैक मार्कर से नहीं देनी, इसको ब्लू मार्कर से देनी है, ठीक है। सब हेडिंग हमेशा आपने ब्लू मार्कर से देनी है, मेन हेडिंग आपने हमेशा ब्लैक मार्कर से देनी है, ठीक है ना। अब वैलिडिटी, सॉरी, ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये आप कैसे लिखोगे?
अब यहाँ पे ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इतना लंबा याद करना शुरू कर देते हैं। अब आपने सिर्फ दो चीजें अंडरस्टैंड करनी है। क्या? नंबर वन, वैलिड कंट्रैक्ट क्या होता है? ऐसा कंट्रैक्ट जो बिल्कुल ठीक हो उसको क्या कहते हैं? वैलिड कंट्रैक्ट कहते हैं। तो आपने ना यहाँ पे वैलिड कंट्रैक्ट के अंदर ना मेन ना एक हेडिंग देनी है। क्या आपने लिखना है? डेफिनिशन। इसको ना आपने किससे लिखना है? ब्लू मार्कर से लिखना है। या डेफिनेशन की अगर आप हेडिंग नहीं ना देना चाहते तो यहाँ पे कोमे डाल के ना आपने 2 लाइन में या 1 लाइन में, या जितनी भी डेफिनेशन है वैलिड कंट्रैक्ट की डेफिनेशन लिख दें। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसी हेडिंग के अंदर फॉर एग्जाम्पल की हेडिंग देंगे। ये तो आपने लाजमी देनी है, फॉर एग्जाम्पल, या एग्जाम्पल खाली भी दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, और नीचे आपने एक एग्जाम्पल लाजमी। हर हेडिंग के अंदर आपने क्या करना है? डेफिनेशन लिखनी है, एग्जाम्पल देनी है, फिर डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल, फिर डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल। चाहे जितनी मर्जी आपका क्वेश्चन लेंथी होता है होने दे, देखिए मटेरियल थोड़ा थोड़ा है, लेंथी नहीं होगा कभी भी क्वेश्चन। फर्ज करें वैलिड कंट्रैक्ट के बाद आगे आगे क्या है? टाइप अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी। इसमें आ गया वॉइड कंट्रैक्ट, तो वॉइड कंट्रैक्ट की डेफिनेशन दें, एग्जांपल दे दें, एक सिर्फ एग्जांपल काफी है। फिर वॉइडेबल कंट्रैक्ट, वॉइडेबल कंट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखें, एग्जांपल दे दें, डेफिनेशन की हेडिंग देनी है, एग्जांपल की भी हेडिंग देनी है, फॉर एग्जांपल लाजमी साथ में लिखना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करें? फिर टाइप अकॉर्डिंग टू पॉसिबिलिटी आ जाता है, एक एक्सप्रेस कंट्रैक्ट, इंप्लॉयड कंट्रैक्ट। तो एक्सप्रेस कंट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखें। देखिए डेफिनेशन मींस सिर्फ डेफिनेशन, एक्सप्लेन नहीं करना बैठ जाना कि एक्सप्रेस कंट्रैक्ट ऐसे कंट्रैक्ट को कहते हैं जिसमें ये होता है, नहीं, इस तरह की चीजें नहीं लिखनी, सिर्फ डेफिनेशन देनी है। डेफिनेशन देने के बाद एक्सप्रेस कंट्रैक्ट के अंदर उसकी एग्जांपल, फिर इंप्लॉयड कंट्रैक्ट में उसकी एग्जांपल। इसी तरह ही आपने कंट्रैक्ट के जितने भी क्वेश्चन आए ना, इस कंट्रैक्ट के पोर्शन में आपने इन क्वेश्चन को इस तरह अटेम्प्ट करना है। डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन देने के बाद डेफिनेशंस, एग्जांपल, डेफिनेशन, एग्जांपल। और आपको एक बात बताऊं, एग्जांपल आप अपने पास से दीजिएगा। अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से आती है ना, एग्जांपल आप अपने पास से भी देंगे, कभी एग्जामिनर आपके एग्जांपल को गलत नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड पोर्शन के ऊपर। सेकंड पोर्शन आपके पास क्या है? सेल ऑफ गुड। सेल ऑफ गुड के अंदर जो आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि स्टूडेंट्स, इसमें आ जाता है अनपेड सेलर आ जाता है, फिर आपके पास आ जाता है एसेंशियल ऑफ सेल, फिर आपके पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। इस क्वेश्चन को, इस पोर्शन को आप किस तरह हल करोगे? देखें, अगर तो आप कर रहे हो अनपेड सेलर का क्वेश्चन, तो अनपेड सेलर का जो क्वेश्चन कर रहे हो उसके अंदर आपको पता, आपने राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अनपेड सेलर लिखना होता है। उसके अंदर आप क्या करोगे? एक एग्जांपल दे दोगे हर हेडिंग के अंदर, ठीक है ना। अगर आपको डिफरेंस बिटवीन आ जाता है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, तो उसके अंदर आप क्या करो? उसके अंदर आप ना ऐसे दरमियान में हेडिंग, ऐसे दरमियान में लाइन डाल के, यहाँ पे सेल, यहाँ पे एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है ना, एग्रीमेंट टू सेल। नंबर 1 पॉइंट लिखो, एग्जाम्पल दे दो, फिर नंबर 2 पॉइंट लिखो, एग्जाम्पल दे दो। लाजमी देनी है। अगर आपकी बुक में नहीं मिल रही तो एग्जाम्पल देखें। अगर आपने पॉइंट नेम याद कर लिया तो एग्जाम्पल आप उसकी लिख सकते हैं, उसके रिलेटेड एग्जाम्पल आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर नहीं भी मिलती तो आपने अपने पास से लाजमी लिखनी है। देखें, ये इंपैक्ट छोड़ेगा किसके ऊपर? एग्जामिनर के ऊपर। देखो ये मुझे एग्जाम्पल्स दे रहा है। देखो, आपको एक बात मैं अंडरस्टैंड करवाऊं, बिजनेस लॉ के अंदर एग्जांपल देना बहुत ज्यादा मस्ट है, क्योंकि ये कानून के रिलेटेड बुक है, लॉ के रिलेटेड बुक है, और लॉ के रिलेटेड हमें हमेशा एग्जांपल से कोड करना पड़ता है कि देखिए अगर ये चीज होगी तो ऐसे होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये चीज हो जाए तो इसके ऊपर ये लगेगा, अगर किसी ने इस कंट्रैक्ट के ऊपर पूरा नहीं उतरा तो उसके ऊपर ये सेक्शंस लगेंगी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? इसका मतलब क्या हुआ? कंट्रैक्ट के पोर्शन से और सेल ऑफ कंट्रैक्ट के पोर्शन से, सेल ऑफ गुड्स के पोर्शन से, इन दोनों पोर्शन में आपने लाजमी क्या लिखना है? पॉइंट लिखने के बाद एग्जांपल्स आपने लाजमी देनी है। अब हम बात करते हैं जैसे रेलवे है और कॉमन कैरियर वगैरह, इनका जब क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा, इनके क्वेश्चन के अंदर आपने सिर्फ एक्सप्लेनेशन लिखनी है, आपने इनके अंदर जो एग्जांपल है वो कभी भी नहीं देनी। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड? अब आपने बात कर ली, 3 पोर्शन आपके हो गए। लास्ट पोर्शन जो आपका होगा वो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, आपका चेक आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक आ जाता है। इस पोर्शन के अंदर भी आपको एग्जांपल्स देने की कोई भी जरूरत नहीं है, और इंशाल्लाह ताला मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो को प्रिपेयर कर रहा हूं, एक ऐसी वीडियो आपके पास लेके आने लगा हूं। अगर आप स्टूडेंट्स उस एक क्वेश्चन को कर लेते हो ना, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर मैक्सिमम आपके 7 क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। मैं क्वेश्चन आपसे काउंट करवा देता हूं कौन कौन से, जैसे असेंशियल ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नंबर 1, असेंशियल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज नंबर 2, असेंशियल ऑफ प्रोमिसरी नोट 3, असेंशियल ऑफ चेक 4, फिर डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक 5, डिफरेंस बिटवीन
बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट 6, डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड चेक 7, फिर डिफरेंस बिटवीन चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, तीनों का डिफरेंस 8 क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। वो एक क्वेश्चन ही सिर्फ आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा। और बिल ऑफ एक्सचेंज के सॉरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के इस चैप्टर के अंदर आपको एग्जांपल देने की कोई भी जरूरत नहीं, ये मैं आपसे बार बार डिस्कस कर रहा हूं। आई होप सो आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। तो अगर आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर नहीं किया भी हुआ है तो उस चैप्टर को अभी से स्किप कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह एक या दो दिनों के अंदर मैं वो वीडियो आपको अपलोड करने ही वाला हूं। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यही है आपकी पेपर प्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस लॉ। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।